हेलो बच्चों, मैं रंजीत उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पीछे जो 4 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है वो आप देखिए जाकर, आप समझिए। चैप्टर जो हम चला रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें अभी तक हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया है। और कैरेक्टरिस्टिक में हमने चेंज इन टेम्परेचर तक पढ़ा दिया है। इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बैलेंसिंग भी सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है और समझना है। जो आपका फिफ्थ जो है केमिकल इक्वेशंस के बारे में, तो जिसमें हम अपने लास्ट में आप देखे थे कि पीपीटी बोर्ड पे फंस गया था, तो इसलिए हम इंडोथर्मिक रिएक्शंस को आज थोड़ा और अच्छे से डील करते हैं। आपको पहले समझ में आना चाहिए इंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो टॉपिक है उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, सुनना है। इंडोथर्मिक रिएक्शन आप जानते हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें हीट रिलीज हो रहा है और इंडोथर्मिक का मतलब इसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब इसमें टेम्परेचर ठंडा फील करेंगे, जो पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था, जिसमें आपको बताया भी गया था कि इसमें आपको कोल्ड ठंडा फील होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकम्स कोल्ड की बात हो रही थी। और उसमें आपको गर्म फील होगा, जिसमें हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। पीपीटी फंसने के कारण हम उसको कंटिन्यू वहाँ नहीं कर पाए थे, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको एक बार जाके देखिए। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, इसके इंडोथर्मिक रिएक्शंस के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में कुछ देखिए, ध्यान देना क्या क्या हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये स्लाइड सेम हो गया है। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें आपको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बेरियम जो हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। इसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं NH4Cl के साथ कराएंगे। तो जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन NH4Cl के साथ कराइएगा तो आपके पास कंपाउंड बनेगा, सॉरी BaOH का होल ट्वाइस, ये मिस्टेक था, BaOH का होल ट्वाइस है। आपके पास कंपाउंड बनेगा BaCl2 और साथ में क्या बनेगा, अमोनिया, और साथ में कंपाउंड बनेगा वाटर। ठीक है, लेकिन इसमें हीट क्या होगा, माइनस का साइन अगर लग गया और माइनस का साइन लिख के एनर्जी लिख दिया गया, या माइनस का साइन लिख दिया हीट लिख दिया गया, आप समझ जाइएगा कि बात किसकी हो रही है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। और माइनस का मतलब क्या होगा कि एनर्जी हीट जो है वो निकल चुका है, और हीट निकलने के बाद हमको कैसा फील होगा, तो ठंडा फील होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक एग्जाम्पल है जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम NH4Cl के साथ कराएंगे, तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनेगा। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपको डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ एनर्जी, ध्यान से सुनना, जहाँ एनर्जी रिलीज की बात होगी, एनर्जी निकलने की बात होगी, याद रखिएगा, जहाँ एनर्जी रिलीज की बात होगी वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करता है। और जहाँ एनर्जी क्या होगा, जहाँ एनर्जी रिलीज ना होकर एनर्जी एब्जॉर्ब होने की बात होगी, वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, किसी रिएक्शन में मान लीजिए A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है और C बन के प्लस एनर्जी लिखा हुआ है या प्लस हीट लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि एक्सोथर्मिक है, और माइनस लिखा हुआ है तो समझिएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ गया होगा। हम आगे डिस्कस करें, कुछ चेंज इन स्टेट की, जिसमें स्टेट चेंज होने की बात हो रही है। स्टेट चेंज का मतलब जो कि 5वां प्रॉपर्टीज है आपका, स्टेट चेंज होने का मतलब है कि आप देखते होंगे, हमने बताया था आपको कि बीच ब्रैकेट में लिखा जाता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो 5वां प्रॉपर्टीज है कि किसी रिएक्शन के होने के बाद उसका स्टेट्स भी चेंज होता है। तो कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे आप देखे होंगे मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती का जलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद करिए, फिजिकल और केमिकल चेंज में बताया कि ये दोनों को फॉलो करता है। आप जाके पहले लेक्चर देख के आइएगा। देखिए, हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है जो चैप्टर में, ये कंप्लीटली एक्सप्लेन पढ़ाया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें नहीं कराए जा रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए अलग सीरीज होगा। ठीक है, एक बार ही पूरा लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप क्वेश्चंस के साथ देख लीजिएगा तो समझिए पक्का हो गया एग्जाम। तो कंबशन ऑफ वैक्स एंड मोम का जलना, ये भी एक तरीके का क्या है, चेंज इन स्टेट को दिखाता है। आप देखते हैं कि मोम कैसा होता है और ये बाद में किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू वेपर बन जाता है। आप देखे भी होंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखेंगे, मैग्नीशियम मेटल होता है। और आप याद करिए, रिएक्शन हमने पढ़ाया था, जो मैग्नीशियम को जो जलाते तो वाइट डेजलिंग लाइट आता है, और जब उसके बाद क्या बनता है, MgO, जो कि वॉच ग्लास में इकट्ठा कर ले जाता है, और किसके फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में। तो ये सॉलिड फॉर्म में था, ये भी सॉलिड है लेकिन पाउडर के फॉर्म में चला गया, इसलिए इसका भी स्टेट हम चेंज मान सकते हैं।
उसका देखिए अमोनिया और क्लोरीन का, अमोनिया और HCl का रिएक्शंस, ये भी जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में भी ये NH3 फॉर्म में होता है, ये जो है गैसियस फॉर्म में होता है। थोड़ा इसको ध्यान देना, समझना है ना। ये भी दोबारा लिख दिया क्या? हाँ, अमोनिया और HCl का रिएक्शन ये गैसियस फॉर्म में होता है और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, वो सॉलिड फॉर्म में बनाता है, तो ये भी चेंज इन स्टेट का एक रिएक्शन है। तो ये ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पीछे वाले जोन से आते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि रिएक्शंस में भी स्टेट चेंज हो सकता है। चलिए बच्चों, हम आते हैं अब दूसरे टॉपिक पे, जिसका मेन हमारा जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन क्या इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, है ना, ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को उनके सिंबल के द्वारा या उनके फॉर्मूला के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सवाल आता है क्यों जरूरत पड़ा है। जैसे एग्जांपल आपको समझाएं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म वाटर, ये लिखना बड़ा लंबा होता है। किसी एक रिएक्शन को अगर लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे तो लिखने में बड़ा लंबा समय जाएगा, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक उपाय निकाला, उपाय करके उसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा। तो इक्वेशंस के फॉर्म का मतलब, जिसके लिए हम लोग किसका यूज़ करें, तो उसके सिंबल का यूज़ किए और साथ में उसके हम लोग फार्मूला का यूज़ किए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे H2 है तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है, जैसे O2 है ये ऑक्सीजन का है, और इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा H2O इससे H2O बनेगा, ये क्या है, ये फार्मूला है। तो इनका यूज़ करके साइंटिस्ट लोगों ने केमिकल इक्वेशंस बनाए। तो बेसिक बात ये है कि अपने रिएक्शंस को आसानी से लिखने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने केमिकल इक्वेशंस का निर्माण किया। तो आप समझ गए होंगे किसी केमिकल इक्वेशंस क्या है, जो किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबल और फार्मूला के द्वारा अरेंज किया हुआ है, जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। थोड़ा इसको अगर हम आगे डिस्कस करें तो केमिकल इक्वेशंस में आपके दो चीज़ होता है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना और समझना है। जो केमिकल इक्वेशन होता है बच्चों, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर आपके सामने हम थोड़ा डिस्कस करें तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ उसको आप एक बार देख लीजिए, पढ़िए, लेकिन हम थोड़ा समझाएं कि जैसे लिखा हुआ H2 और O2 और मिलकर बना रहा है H2O, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्ट करता है, जिसके जिसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो जिसको रिएक्शन हो उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, है ना। और जो रिएक्शन होने के बाद जो बन जाता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। सामने डिफिनेशन भी यही लिखा होगा कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो आपको दिख रहा है इस रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है और कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन होने के बाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लिखा है कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, नोट भी बना सकते हैं साथ साथ कॉपी में, आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये हमेशा स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, दे अंडरगो केमिकल चेंज एंड आर ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। आपके सिलेबस के हिसाब से हमेशा इधर लिखा जाता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, मतलब इनका ही रिएक्शन होता है और बाद में कौन चेंज होता है, केमिकल चेंज। आप जानते हैं केमिकल चेंज क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं कि रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट में जाके चेंज हो जाता है, इसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्शन होने के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड अ रिजल्ट, किसी रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो किसी एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट वह है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोडक्ट वह है जो रिएक्शन करके बनेगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है वो दो तरीके का होता है, इसको भी ध्यान से सुनना है, समझना है। जो केमिकल इक्वेशन आपके पास है वो केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होता है। दो तरीका कौन कौन होता है बच्चों, एक को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो केमिकल इक्वेशंस होते हैं। अनबैलेंस का तो बात ही खत्म है, जिसमें बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एक अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड और कौन साइड, प्रोडक्ट साइड। जैसे एग्जांपल को समझिए, जैसे लिखा हुआ H2 और लिखा हुआ O2 और मिलकर क्या बना रहा है बच्चों, H2O। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं बताइए, इसमें आप नोटिस कर रहे हैं ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इधर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। इसका बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो इधर पार्टिसिपेट करेगा वही उधर प्रोडक्ट साइड भी बनेगा, ठीक है। तो इधर एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में कितने एटम है, तो 2 एटम है। इधर ऑक्सीजन है, कितने एटम है, तो 2 एटम है। अच्छा, प्रोडक्ट साइड आइए, प्रोडक्ट साइड आइए। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम, यहाँ भी 2 लिख दिया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन के 1 एटम है। इसका मतलब आप नोटिस कर रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं ये कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। जिसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, कंकाली समीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। बोलिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, सवाल होता है क्या रीजन है कि रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ा। हम लिखवाए आगे समझाए होंगे। रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिएक्शंस को बैलेंस करने का जरूरत क्यों पड़ा, चूंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जिसको लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ा। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल भी बोलते हैं। अब जरूरत क्यों पड़ा इसको बैलेंस करने का, थोड़ा इधर ध्यान देना है, समझना है। इसको समझना क्या है आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, पहले ये समझना, इधर पढ़े होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। न मास न खत्म होता है न बनता है। इससे ये हम लोग इसको कौन मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए। 9th में पढ़िएगा कि इसको चैलेंज किया था आइंस्टाइन चैलेंज किया था, लेकिन अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी जब जानकारी है वो दे रहे हैं। तो अगर ये फुलफिल हुआ तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर ये फुलफिल हुआ तो इक्वेशन सही है, नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो इसको फॉलो नहीं करता। एग्जांपल से समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे लिखा हुआ है H2 + O2 बना रहा है H2O। अब आपको पता है कि ये जो साइड है इसको रिएक्टेंट बोला जाता है और ये जो साइड है इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। अब आप मास इसका ऐड करिए, मास ऐड कीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मतलब आप याद होगा 9th क्लास में, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 × 2। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 कितनी बार है, तो 2 बार, तो 16 × 2। तो यहाँ हो गया 2 + 32, तो कितना ग्राम हो गया, 34 ग्राम हो गया ये, ठीक है। ये हो गया 34 ग्राम, ठीक है। इधर चेक कीजिए, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और हाइड्रोजन कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। और फिर हाइड्रोजन का काम खत्म है तो साइन किसका देंगे, प्लस का, और जब प्लस का साइन देंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16। तो कितना ग्राम हो गया, 16 और 2 18 ग्राम। आप नोटिस करेंगे हाइड्रोजन का मास हमने लिखा 1 कितनी बार है, तो 2 बार है, प्लस 16, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो यह 18 ग्राम हो गया। आप नोटिस करेंगे रिएक्टेंट का मास 34 है और इसका मास 80 ग्राम है। क्या ये दोनों इक्वल बैलेंस, क्या दोनों का मास सेम है, तो नहीं है। मतलब ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको हम दिखाए थे कि ये बैलेंस नहीं है। जब इसको आप बैलेंस कर दीजिएगा, जो कि आपको हम सिखाएंगे, तो मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। थोड़ा वो भी देख लीजिए। जैसे H2 + O2 लिखा हुआ है और बना रहा H2O। हम अभी बैलेंस कर देते हैं, आपको बैलेंस करना हम सिखाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। जैसे आप चेक कीजिए, अब हाइड्रोजन का मास 1 × 2 है और यह 2 जो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो 2 × 2 कितना ग्राम हो गया, 4 ग्राम। समझ आ गया होगा। प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 × 2 कितना ग्राम हो गया, 32 ग्राम। तो 32 और 4 कितना ग्राम, 36 ग्राम। चलिए ठीक है, इधर चेक कीजिए। आपको पता है कि एक H2O का मास कितना ग्राम आया था, 18 ग्राम। तो 2 H2O का मास कितना आएगा, 36 ग्राम। आप नोटिस कर रहे हैं, जब हमने इसको बैलेंस कर दिया तो बैलेंस करने पे दोनों का मास सेम आ गया, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा
कि किसी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, तो आपको याद रखिएगा क्योंकि अगर केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी फॉलो नहीं करता है। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा वह या केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। तो केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करना समझ लीजिए। उसको पहले समझने से पहले बैलेंसिंग क्या होता है आपको बता दिया जाए कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में वो सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट का एटम और जो बन रहा है प्रोडक्ट दोनों का एटम सेम होगा, वो बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बैलेंस करने का स्टेप क्या क्या होगा नहीं होगा, ये स्टेप आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन स्टेप का जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखने के लिए लिख दिए हैं, आप इसको एक बार देखेंगे। लेकिन हम आपको टेक्निक सिखाएंगे, तो टेक्निक हम लोग इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आज जो बातें बताई गई उसको आप देखिए, पीछे का वीडियो भी रिवाइज कीजिए। हम प्लेलिस्ट बना देते हैं, प्लेलिस्ट में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके लिखा हुआ है, आप सब एक एक करके देखिए। हो सकता है लेक्चर लंबा हो सकता है कि टॉपिक सब लेक्चर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, 3 घंटे के बदला 4 घंटे टोटल लेक्चर की बात कर रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे के बदला हो सकता है थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।